रक्षिता नागिन नागलोक के नागराज रुदेश की एक लौती पुत्री थी। साथ ही नागलोक की रानी भी थी, जिसने पूरे नागलोक की जिम्मेदारियों को बखूबी उठाया हुआ था, जिसकी तारीफ करते हुए पूरा नागलोक नहीं थकता था। अपनी पुत्री रक्षिता की इतनी तारीफ सुनकर नागराज रुदेश को बहुत खुशी थी। तभी एक दिन सुबह के समय रुदेश अपनी पत्नी सविका के साथ रक्षिता के कक्ष में जाकर कहते हैं, पुत्री, नागलोक में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी तारीफ ना करे। तुमने तो सच में अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग भी तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पुत्री, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज का समय होता है और अब तुम्हारे विवाह का भी समय बिल्कुल ठीक है। हाँ पुत्री, तुम्हारी माँ सही कह रही है। हम कल ही तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा कर देंगे और तुम्हारे लिए तुम्हारी ही तरह एक योग्य वर तलाश करेंगे। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अभी विवाह नहीं कर सकती हूँ। क्यों पुत्री, ऐसी क्या बात है जो तुम विवाह के लिए तैयार नहीं हो? मेरे ऊपर नागलोक की अभी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अभी एक और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अपने लिए समय चाहिए। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तुम चिंतित ना हो पुत्री, हम तुम्हारा विवाह जब ही करेंगे जब तुम चाहोगे। धन्यवाद पिताजी। कुछ समय बाद रक्षिता के पिता रुदेश वहाँ से चले जाते हैं। तभी रक्षिता अपनी माँ सविका से कहती है, माँ, नागलोक में रह रहकर हमारा मन बहुत उब गया है। अब हम यहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। रक्षिता, ये तुम क्या कह रही हो? माँ, हम सत्य कह रहे हैं। हमें धरती लोक जाने दीजिए। हम वहाँ कुछ समय घूमना चाहते हैं। खुद के साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। रक्षिता और सविका की सारी बात उनसे कुछ दूर खड़ी रक्षिता की सहेली नक्षिता सुन रही थी, जिसके बाद वो वहाँ आती है और कहती है, नागरानी, जाने दीजिए इसे, हम भी इसके साथ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। लो माँ, अब हम अकेले नहीं हैं। अब तो जाने दीजिए, कुछ समय में आ जाएंगे हम। ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान रहे नागलोक की कोई मर्यादा को मत लांघना। अपनी माँ सविका की आज्ञा लेकर रक्षिता और उसकी सहेली नक्षिता इंसानी रूप लेकर धरती लोक के लिए निकलती है और कुछ समय बाद वहाँ पहुँच जाती है। वो आपस में बातें करते हुए सड़क किनारे चलना शुरू करती है। तभी उनकी नजर सड़क पर खेल रहे एक बच्चे की तरफ जाती है, जो एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के करीब था। वो उसे बचाने के लिए भागती है। तभी वो देखती है कि एक ऋषि नाम का लड़का उससे पहले वहाँ पहुंचकर उसे बचाता है। ये देखकर वो उसके पास जाकर कहती है, हमने सुना था कि धरती लोक पर लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। किसी की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आप धरती लोक की हो ही ना। वैसे जरूरी नहीं है सभी इंसान एक जैसे हो। ये बात आप सही कह रहे हैं। अच्छा लगा देखकर कि आप उन लोगों में से नहीं हैं। वैसे इससे पहले मैंने आपको इस मोहल्ले में नहीं देखा, क्योंकि मैं इसी मोहल्ले में रहने वाला हूँ, इसलिए पूछा। वो हम लोग अभी यहाँ नए आए हैं और ये मेरी बहन है। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, तो बस रहने के लिए कोई घर देख रहे थे। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? चुप रहो तुम। लेकिन आपके पास तो कोई सामान भी नहीं है। आप सवाल बहुत करते हैं। हमारा सामान चोरी हो गया। चलते हैं हम। रुकिए, अगर आप रहना चाहें तो हमारे घर में रह सकते हैं किराए पर। ऋषि की बात सुनकर रक्षिता उसके घर रहने के लिए राजी होती है, क्योंकि ऋषि रक्षिता को पहली नजर में पसंद आ जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी एक दिन ऋषि रक्षिता को शादी के लिए बोलता है, जिस पर रक्षिता भी बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ समय बाद दोनों मंदिर में जाकर 7 फेरे लेकर पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन नक्षिता गुस्से में रक्षिता के कमरे में आती है और कहती है, तुम ये सब क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रक्षिता, तुम यहाँ कुछ समय के लिए घूमने आई थी और यहाँ आकर तुमने एक इंसान से उसके रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। बल्कि तुम जानती हो
हमारे नागलोक में इस शादी की कोई मान्यता नहीं है। अगर वहाँ के लोगों को पता चल गया कि तुम एक 7 फेरों वाली नागिन हो तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं क्या करूं नक्षिता? तुम जानती हो पिताजी ने बहुत कम उम्र में मेरे ऊपर नागलोक की जिम्मेदारियां दे दी, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे राजगद्दी या शक्तियों से कोई प्यार नहीं है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझसे प्यार करे, मुझे समझे, ना कि मेरी शक्तियों से प्यार करे। लेकिन रक्षिता, तुम अब क्या करोगी? तुम एक 7 फेरों वाली नागिन हो जिसने एक नागिन होकर एक इंसान के साथ 7 फेरे लिए हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ। इंसानी लोगों के लिए 7 फेरे बहुत मायने रखते हैं। मैं अपने पति ऋषि को नहीं खोना चाहती। लेकिन तुम कब तक ऐसे 2-2 जगहों पर बंद कर रहोगी? और हम एक नागिन हैं। हमारा जीवन, हमारे रीति रिवाज सब अलग हैं। इन धरती लोक में रहने वाले इंसानों से ये 7 फेरे हमारे नागलोक में कोई मायने नहीं रखते। और नागलोक में सभी लोग हमारी राह देख रहे होंगे। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे नागलोक जाना ही होगा। माँ और पिताजी चिंता कर रहे होंगे। मुझे उन्हें सब बताना होगा, लेकिन मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। जब तक मैं नागलोक से होकर वापस नहीं आती, तब तक तुम मेरा रूप लेकर ऋषि के साथ रहना। नक्षिता के इतना कहते ही रक्षिता नागलोक के लिए निकलती है और नक्षिता रक्षिता का रूप लेकर उसके पति ऋषि के साथ रहती है। कुछ समय बाद जब रक्षिता नागलोक में अपने महल पहुंचती है तो देखती है कि पूरा महल नागलोक के नाग नागिनों से भरा है और विवाह की तैयारियां चल रही है, जिन्हें देखते ही वो चिंतित हो जाती है। तभी उसकी नजर अपने से कुछ दूर खड़े अपने माता पिता पर जाती है और वो उनके पास जाकर कहती है, माँ, ये सब क्या हो रहा है? किसके विवाह की तैयारी हो रही है? पुत्री, तू आ गई। ये तुम्हारे ही विवाह की तैयारियां हो रही हैं। आज और अभी होगा तुम्हारा विवाह। पर माँ, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आप कुछ नहीं, बस आज तुम्हारा विवाह होगा। रक्षिता के लाख मनाने पर भी उसके माँ बाप उसकी बात नहीं सुनते और उसे जबरदस्ती तैयार करके शादी के मंडप पर बैठाते हैं। तभी वो गुस्से में सबके सामने अपनी 7 फेरों वाली शादी का राज जाहिर करती है, जिसे सुनने के बाद सभी नागलोकवासी दंग रह जाते हैं और उसे 7 फेरों वाली नागिन बोल बोल कर उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर क्रोधित होने के कारण नागराज रुद्रेश कहते हैं, तुमने ये सही नहीं किया पुत्री। तुमने नागलोक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने एक नागिन होकर एक इंसान के साथ 7 फेरे कैसे ले लिए? हमारे नागलोक में तुम्हारी शादी का कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई दंड ना मिले तो अपने 7 फेरों वाली शादी को भूल जाओ, वरना तुम्हें अपनी शक्तियाँ त्यागनी होगी और साथ ही राजगद्दी भी। नहीं पिताजी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ और राजगद्दी का त्याग कर सकती हूँ, लेकिन अपने 7 फेरों वाली शादी नहीं तोड़ सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। रक्षिता की बात सुनकर रुद्रेश नागराज क्रोधित हो जाते हैं और मणि की सहायता से नागिन रक्षिता को शक्तिहीन करके उससे नागलोक की नागरानी की राजगद्दी छीनकर नागलोक से हमेशा के लिए निष्कासित करके धरती लोक पर भेज देते हैं। जिसके बाद वो अपने घर आकर अपनी सहेली नक्षिता को नागलोक की सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद नक्षिता कहती है, मुझे पहले ही पता था नागलोक में कोई भी 7 फेरों वाली नागिन को स्वीकार नहीं करेगा। जिसके लिए तूने इतना सब कुछ सहा, क्या वो तुझे तेरी सच्चाई के साथ अपनाएगा कि तू एक 7 फेरे वाली नागिन है? धरती लोक पर मेरा समय पूरा हुआ। अब मुझे अपने नागलोक वापस जाना होगा। नक्षिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी रक्षिता की नजर दरवाजे पर खड़े अपने पति ऋषि पर जाती है और वो घबराकर अंदर आकर कहता है, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा, फिर भी तुमने हमारे 7 फेरों की शादी का इतना मान दिया। मुझे तुम्हारी सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज भी मेरे लिए वही हो जो पहले थी। ऋषि की बात सुनकर रक्षिता बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद 7 फेरों वाली नागिन अपने पति ऋषि के साथ अपना आगे का जीवन धरती लोक पर रहकर बिताना शुरू करती है। एक नागिन ने एक औरत को अपनी पूंछ में जकड़ रखा था और उस बड़ी सी भयंकर नागिन को देखकर
वो औरत उससे कहती है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। नागिन उसकी बात सुनकर आधी इंसानी रूप में आती है और अपनी आंखों में गुस्सा लिए वो उसको कहती है, तुम मुझे कैसे भूल सकती है? याद कर वो दिन जब हम लोग तुम लोगों से जिंदगी की भीख मांग रहे थे। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। देख लिया मेरा चेहरा, आखिरी बार देख लो मुझे, नागिन हूँ मैं, नागिन। इस तरह वो नागिन अपने पूरे नागिन रूप में आती है और अपने नागिन शरीर को विशाल रूप में तब्दील कर लेती है, जिसके बाद वो नागिन उसको अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और अपनी जुबान को लंबा करके उसे डस लेती है। कुछ ही घंटों बाद वहाँ एक और नागिन आती है और उसको इस तरह इंसान को मारते देखकर कहती है, अभी तुम्हारा इंतकाम बाकी है रूही। विशाखा तुम? हाँ मैं, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा है मेरी बहन। ठीक है। इस तरह अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गेस्ट हाउस में पार्टी का माहौल था और उस पार्टी में अचानक से बीन की आवाज आती है और उस धुन पर सभी नाच गा रहे थे, लेकिन उनके बीच ऐसा भी कोई था जिसको वो धुन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। एक तरफ तो सभी नाच गा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठी विशाखा और रूही दोनों आपस में कहते हैं, रूही इस धुन को बंद करवा दे वरना मैं सबको एक बार में ही डस लूंगी। अभी नहीं विशाखा, अभी इनको मारने का समय नहीं आया। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो धुन और ज्यादा तेज हो जाती है और विशाखा और रूही के शरीर पर हल्के चितकबरे नागिन के निशान आने लगते हैं, या यूं कहें कि अब दोनों नागिन बनने लगती है। दोनों नागिन अब उस बीन की आवाज पर नाचने लगी और नाचते नाचते विशाखा उस पार्टी से बाहर निकल जाती है, लेकिन रूही वहीं रह जाती है और खुद को इंसानों के सामने आने से बार बार बचाती है। वो कभी पर्दे के पीछे छुपती तो कभी साड़ी से अपने शरीर को ढकती। एक तरफ रूही खुद का नागिन रूप आने से बचा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब विशाखा अपने असली नागिन रूप में आती है और रेंगते हुए दीवार पर छिपकली की तरह चिपक जाती है, जिसके बाद वो अपने आधे नागिन और आधे इंसानी रूप में आती है और रूही को बचाने के लिए वो अपने मुंह से हवा का बवंडर निकालती है। उस पार्टी में अचानक बवंडर देखकर सभी इंसान डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे यहाँ पर ये बवंडर कैसे आ गया? मुझे क्या पता। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी विशाखा अपने मुंह से बवंडर को बंद कर देती है और अब वो अपनी नागिन शक्ति से स्विच बोर्ड में आग लगा देती है, जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। आग लगने की वजह से अब वो बीन की धुन बंद हो जाती है और अब रूही और विशाखा दोनों ही सुकून भरी सांस लेती है और अपने नागिन रूप में आकर भोलेनाथ के मंदिर जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ के लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं और जब सभी बाहर निकल आते हैं तभी माहिर अपनी भाभी से कहता है, भाभी भाभी रूही कहाँ है भाभी? रूही तो हमारे साथ ही थी, लेकिन अभी कहाँ है पता नहीं। ये सुनते ही माहिर बिना सोचे समझे दोबारा उस आग में कूद पड़ता है और हर जगह रूही को आवाज लगाता है। रूही रूही कहाँ हो तुम? माहिर उसे आवाज लगाता रहता है, लेकिन रूही उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। बेचारा माहिर उसको उस भयंकर आग में ढूंढता रहता है। माहिर को ऐसे आग के अंदर नीलम नागिन देख लेती है और वो रेंगते हुए भोलेनाथ के मंदिर जाती है। वो भी अब आधी नागिन और आधी इंसान बनकर रूही से कहती है, नागरानी को प्रणाम। मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाई हूँ नागरानी। बुरी खबर? क्या है वो बुरी खबर? नागरानी, माहिर जी उस भयंकर आग में आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं उनको कुछ हो ना जाए। उसकी बात सुनते ही एक बार फिर रूही नागिन अपने नागिन रूप में आती है और माहिर को बचाने के लिए वो घर में चली जाती है और देखती है कि माहिर बेहोश होकर पड़ा है। उसको देखकर अब रूही माहिर को अपनी पूंछ में जकड़कर उसको उस आग से बाहर लाती है और जब सभी लोग वहाँ आते हैं तो वो इंसान बनकर सभी के सामने बेहोश होने का नाटक करती है। ऐसे ही अब सभी लोग उन दोनों को उठाकर अपने घर ले आते हैं और ऐसे ही अगली सुबह जब विशाखा रूही के पास आती है तब वो उससे कहती है, रूही तुम अपना इंतकाम भूल गई हो। नहीं, मैं अपना इंतकाम नहीं भूली हूँ। बस विशाखा आज रात का इंतजार करो। आज रात सभी लोग मारे जाएंगे। अब क्या था, विशाखा कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अब इस तरह रात होती है
और रूही सभी से कहती है। भाभी, भैया, माहिर जी, मैं सोच रही हूँ कि आज हम भोलेनाथ के मंदिर जाएं। पर रूही, रात हो गई है। तो क्या हुआ भाभी, रात के समय में भोलेनाथ जी मना करते हैं क्या मंदिर आने से? उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, अब कुछ ही समय में सभी लोग मंदिर आ पहुंचते हैं और जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं वैसे ही मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। उनको इस तरह घबराते हुए देखकर रूही कहती है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज तुम तीनों की आखिरी रात है। थोड़ी देर बाद अब रूही भोलेनाथ के सामने तांडव करने लगती है और उसको तांडव करता देखकर माहिर बोलता है। रूही, ये क्या कह रही हो तुम? उसकी बात सुनते ही रूही अपना तांडव बंद कर देती है और सभी के सामने अपने असली रूप में आती है। रूही का नागिन रूप देखकर सब बहुत डर जाते हैं और सुमन डरते हुए कहती है, तुम तो नागिन हो। हाँ, मैं नागिन हूँ। देख लो, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मैं वही हूँ जिसको तुम लोगों ने मारना चाहा था। आज मैं तुम सभी को मौत की नींद सुला दूंगी। नागिन उन सभी से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ से विक्रम अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागने में नाकामयाब होता है क्योंकि विशाखा आ जाती है। वो उसको अपनी पूंछ में पकड़कर कभी ऊपर पटकती है तो कभी नीचे। आखिर में वो अपनी पूंछ विक्रम के पेट में घोंप देती है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर माहिर बोलता है, आखिर क्यों मार रही हो तुम हम लोग को? रूही, बता दो सच। आज से 2 साल पहले मैं और मेरा नागराज इसी भोलेनाथ के मंदिर में तांडव कर रहे थे। भोलेनाथ के मंदिर में इच्छाधारी नाग नागिन तांडव कर रहे थे कि तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं और उन इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को नाचता देखकर आपस में कहते हैं, विक्रम जी, देखो, ये तो इच्छाधारी नाग नागिन है। आज के जमाने में भी इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। अरे भाग्यवान होते हैं, तभी तो हमें दिख रहे हैं ना। अगर ये जिंदा है तो नागमणि भी होगी। उसकी ये बात सुनते ही दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और उनको इस तरह देखकर वो औरत कहती है, अरे देख क्या रही हो? अगर नागमणि चाहिए तो इनको खत्म करना होगा। उसकी बात से दोनों सहमत हो जाते हैं और अब वो तीनों उन नाग नागिन पर प्रहार करते हैं। सुमन नागरानी रूही के सर पर लाठी से मारती है और सर पर चोट लगने की वजह से रूही बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन वो तीनों नागराज को बेरहमी से मार देते हैं। नागराज को मारने के बाद उन तीनों को नागमणि नहीं मिलती। ये देखकर सुमन कहती है, हमने नाग नागिन के जोड़े को मारा है, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है और अपने नाग की मौत का बदला लेने ये नागिन जरूर आएगी। अरे चुप कर, पता नहीं क्या नाप शनाप बोलती रहती है। वो कैसे मारेगी? वो खुद अधमरी पड़ी है। इतना कहकर अब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब नागरानी को होश आता है तो वो अपने नागराज की आंखों में अपने नागराज के कातिलों का चेहरा देख लेती है और वो उसकी लाश पर हाथ रखे कहती है, आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने नागराज की मौत का बदला उन लोगों से जरूर लूंगी। ये तो थी तुम्हारे घर की कहानी और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी माहिर। मैं तो तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आई थी ताकि तुम्हारे घर वालों की असलियत तुम्हारे सामने आ सके। अगर ये घटना 2 साल पहले की है, तुम इनको अब क्यों मार रही हो? क्योंकि मेरी शक्तियाँ कमजोर हो गई थी। मैंने तपस्या की और अपनी शक्तियों को वापस से हासिल किया और सबको मार दिया। अब बची है ये सुमन। इस तरह अब रूही पूरे नागिन रूप में आ जाती है और उनको भी वो भयंकर मौत देती है और हंसते हुए कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। इतना कहकर वो वहाँ से अपने नागलोक चली जाती है। तो वहीं माहिर भी अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करता है। मंतिका नागलोक की एक बहुत ही प्यारी नागिन थी, पर उसके सांवले रंग की वजह से नागलोक में कई नाग नागिन उसका मजाक बनाया करते थे। साथ ही उसके ज्यादा मित्र तक नहीं थे। कहने को तो सभी नाग नागिनों के पास अपनी अपनी शक्तियाँ थी, पर मंतिका के पास अपनी एक अलग सी शक्ति भी थी और वो ये थी कि वो भविष्यवाणी करती थी। अक्सर ही मंतिका के मुंह से निकली बातें 100% सही साबित होती थी। ऐसे ही एक दिन मंतिका अपनी बहन शेफाली के साथ बैठी उससे कहती है, शेफाली, तुझे क्या लगता है, क्या मेरा कहा सत्य हो जाना
ये सब कोई भविष्यवाणी की शक्ति है या फिर हर बार किस्मत मेरा साथ दे जाती है और वही हो जाता है जो मैं कहती हूँ। नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो? किस्मत एक बार साथ देती है, 2 बार देती है, हर बार कोई साथ नहीं देता, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद कर सकता है। ये आपकी ताकत है जो शिव ने बस आपको दी हुई है, किसी खास मकसद के लिए। हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर दिल नहीं मानता मेरा। एक तो मेरे इस सांवले रंग की वजह से कोई मेरे पास नहीं आता, और कुछ तो यही सोचकर मेरे पास नहीं आते कि कहीं मैंने कुछ बोल दिया, वो सत्य हो गया तो उनका तो जीवन ही खराब हो जाएगा। अरे दीदी, तुम भी खामखा पता नहीं क्या क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बहनें आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रूपा नाम की एक नागिन, जो कि काफी रूपवान थी, अच्छे से तैयार होकर उनके पास आती है, जिसे देखकर शेफाली कहती है, अरे रूपा नागिन, अपना रूप इतना निखार कर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस अपने प्रेमी नागकुल से मिलने जा रही हूँ। वो पहाड़ी पर मेरा इंतजार कर रहा है। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ जाओ। रुको रूपा, मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? कुल तुम्हें धोखा दे रहा है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो अपना सब कुछ गवा कर बैठ जाओगी। रूपा, कुल केवल तुम्हारे रूप से प्यार करता है, तुमसे नहीं। अपने कदम यहीं रोक लो। हे शिव, ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। कुल मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने खुद शिव को साक्षी मानकर मुझसे ये बात कही है। मेरा काम केवल तुम्हें आगाह करने का था, आगे तुम्हें जो लगे वो करो। अगली पूर्णिमा तक तुम्हारे सामने सारी सच्चाई खुद ब खुद आ जाएगी। तुम खुद को शिव शक्ति मत समझो कि तुमने जो कहा वही होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कोई नाग तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम बाकी सभी की जिंदगी में जहर घोल रही हो और उसे भविष्यवाणी का नाम दे रही हो। पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मुझे मेरे कुल पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। इतना कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। तभी उसके बाद मंतिका और शेफाली भी अपने घर की ओर आती हैं। 1 महीना गुजर जाता है और मंतिका के कहे अनुसार कुल रूपा को धोखा देता है। रूपा उसे जंगल में किसी अन्य नागिन के साथ प्रेम फरमाते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए मंतिका के पास आती है और उसे कहती है, मंतिका, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, पर तुमने जो कहा वो सच था। कुल मुझे धोखा दे रहा था और उस बात का सबूत मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। काश कि मैंने तुम्हारी भविष्यवाणी को उस दिन सच मान लिया होता, तो आज ये सब नहीं होता। अरे कोई बात नहीं रूपा, देर से सही, पर कम से कम तुम्हें सच का पता तो चला, यही बहुत है। और मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। अब तुम रोना बंद करो, क्योंकि जीवन में किसी के चले जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। इतना कहकर मंतिका रूपा को गले लगा लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। धीरे धीरे नागलोक में मंतिका की भविष्यवाणी वाली ताकत के बारे में चर्चा बढ़ती है और सभी नाग नागिन मंतिका के पास अपनी समस्या लेकर आने लगते हैं और उससे भविष्यवाणी करवा कर अपने कार्य करते हैं। ऐसे ही एक दिन मंतिका शिव मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी वो आंखें बंद करके शिव का ध्यान करती है, तो उसकी आंखों के सामने कुछ भयंकर दृश्य आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो कांप जाती है और घबराई हुई नागराज के महल में जाकर उन्हें कहती है, नागराज को मंतिका का प्रणाम। क्या हुआ मंतिका, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नागराज, नागलोक खतरे में है। दुश्मन हम पर छुपकर वार करने वाला है। नागमणि की रक्षा करनी होगी, उसे शिव मंदिर में स्थापित करना होगा। मंतिका, ये सब क्या बोल रही हो? अरे तुम्हें क्या ख्वाब आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने हर तरफ अपने सूत्रों को छोड़ा हुआ है, कोई भी नागलोक पर ऐसे हमला नहीं कर सकता। नागराज, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम सब पर खतरा मंडरा रहा है। मौत, किसी की अकाल मौत होने वाली है। नागमणि को बचाने के लिए जान का जाना जरूरी है। अपनी ये बातें अपने पास रखो मंतिका। अरे हम जानते हैं कि तुमने पूरे नागलोक में भविष्यवाणी बताने का भ्रम फैलाया हुआ है, पर हम नागराज हैं, हमें अपनी बातों की चपेट में लेने की कोशिश भी मत करना। नागराज, हमारा यकीन करे, हम सत्य वचन कह रहे हैं। हम पर खतरा मंडरा रहा है और वो भी बहुत बड़ा। सभी को सावधान करो, नहीं तो बहुत मासूम जान चली जाएंगी। अपनी ये बातें तुम अपने तक रखो।
हर बार जो तुम कहती हो सच हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी तो वो सच हो जाएगा। इससे पहले कि हम क्रोध में आकर कुछ गलत कह दें, तुम चली जाओ यहाँ से। मंतिका वहाँ से चली जाती है, पर उसकी आंखों के आगे से वो मंजर बार बार आ रहा था जो उसने उस वक्त महसूस किया था। मंतिका सभी से दूर एकांत में बैठी थी। तभी वहाँ पर शेफाली आती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपना, माँ का और बाकी सबका ख्याल रखना। ये कैसी बात कर रही हैं आप? देखो शेफाली, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तुम हर हाल में अपना नागिन धर्म निभाना। और हाँ, शायद अब वक्त आ गया है और मुझे पता भी चल गया है कि मुझे ये भविष्य देखने की शक्ति क्यों मिली है। हम पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, बस किसी भी तरह उस संकट से लड़ना होगा। तुम सभी नाग नागिनों को लेकर शिव मंदिर जाओ, जल्दी। शेफाली मंतिका के कहे अनुसार सभी नाग नागिनों को शिव मंदिर में जमा करती है। पूरे नागलोक का माहौल एकदम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती है, आसमान में जोर की बिजली कड़कती है, धरती कांपने लगती है। तभी राक्षसों की फौज अचानक से नाग नागिनों के सामने आती है और सभी के सामने एक भयंकर मंजर बन जाता है। ये सब देखकर नागराज कहते हैं, हे शिव, ये क्या हो गया? मंतिका का कहा सच हो गया। अब हम क्या करें? कैसे नागमणि की रक्षा करें? साथियों, हम सभी को एक होकर इन सभी से लड़ना होगा। किसी भी हाल में इन्हें नागमणि तक जाने से रोकना होगा। ये शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। हमें मणि को यहीं लाना होगा, क्योंकि यहाँ आकर मणि की ताकत और बढ़ जाएगी। नागराज इतना बोलते हैं कि तभी एक हाथ में नागमणि लिए और एक हाथ में तलवार लिए मंतिका अंधाधुंध दुश्मनों पर वार करती हुई मंदिर की तरफ भागती हुई आती है। दुश्मन उस पर एक के बाद एक वार करते हैं। मंतिका का पूरा बदन तीरों और भालों से छलनी हो जाता है, पर अपनी आखिरी सांस लेने तक वो शिव मंदिर के दहलीज पर मणि रख ही देती है। और तभी मणि से एक तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है और सभी राक्षसों का अंत हो जाता है। लेकिन इन सब में मंतिका की भी मौत होती है। तभी नागराज कहते हैं, मंतिका, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात की सच्चाई को नहीं जाना। तुम अच्छे से जानती थी कि तुम्हारी मौत होने वाली है, फिर भी तुमने अपने कदम पीछे नहीं किए और सबकी मदद करते हुए आज हम सबको बचाकर तुम खुद शिव के पास चली गई। जिसके बाद मंतिका के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही उसके किस्से पूरे नागलोक में शिव शक्ति के नाम से मशहूर होते हैं। नागलोक की नागिनों की सुंदरता से तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन आज की कहानी दो ऐसी नागिनों के बारे में है जो रिश्ते में तो बहनें हैं, लेकिन एक गोरी तो एक काली। नागराज की दो पुत्रियां थी, सुवीक्षा और रिवीक्षा। जहां सुवीक्षा बहुत ही रूपवती और गोरी थी, तो वहीं उसकी बहन रिवीक्षा नागिन का रंग काला था। दोनों बहनों में अत्यंत प्रेम था। एक रोज दोनों बहनें पूजा की थाली लिए भोलेनाथ की आराधना के लिए मंदिर जा रही होती हैं। तभी रास्ते में उन्हें नाग विराक्ष और उसका दोस्त मिल जाता है। अहो भाग्य हमारे कि आप दोनों के दर्शन एक साथ प्राप्त हो गए हमें। हम नागिन है, नाग विराक्ष, कोई अप्सरा नहीं जिसके दर्शन कर आपका भाग्य चमक जाएगा। माना आप अप्सरा नहीं है, किंतु किसी अप्सरा से कम भी नहीं है। विराक्ष, इन सुंदर गोरी नागिनों के साथ ये काली नागिन इनकी सेविका है क्या? सेविका? विराक्ष, ये तुम्हारा कैसा मित्र है जो रविक्षा को सेविका कहने का दुस्साहस कर रहा है? सुविक्षा, वो ये तपस्या करके कुछ समय पूर्व ही नागलोक आया है। देखो, ये कोई सेविका नहीं बल्कि नागराज की दूसरी बेटी और सुविक्षा की बहन रविक्षा है। ये कैसा मजाक कर रहे हो विराक्ष? भला ये काली गोरी नागिन कहाँ से बहने लगती है? ना रूप मिलता है ना ही रंग। ऐसा किस प्रकार हो सकता है कि नागराज की एक बेटी इतनी गोरी तो दूसरी तरफ एक बेटी इतनी काली? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए हम बाध्य नहीं हैं कि हम दोनों बहनें हैं या नहीं, किंतु इतना अवश्य जान लो कि हम दोनों नागराज की पुत्रियां हैं और इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोड़ो रविक्षा, हमें मंदिर जाने में विलम्ब हो रहा है, यहाँ से चलो। दोनों नागिन बहनें नाग विराक्ष के दोस्त को फटकारते हुए वहां से चली जाती हैं। नागलोक में अक्सर नागिन रवीक्षा के काले रूप को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता था। रवीक्षा भले ही फर्क ना पड़ने का दिखावा करती हो, लेकिन किसी के कहने पर उसे इस बात का दुख हुआ करता था। एक रोज वो अपने कक्ष में बैठी अपनी माँ की तस्वीर को निहार रही होती है।
तभी उसकी बहन सुवीक्षा आकर कहती है, ओहो, कितना समय हो गया, तू अब तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आई, क्या हुआ? दीदी, माँ भी कितनी सुंदर थी, आपका रंग भी उनकी तरह साफ है, फिर भला मैं ही क्यों काली हूँ? आखिर मैं काली नागिन क्यों हूँ? तुझे कितनी बार तो कहा है, हम बहनों के बीच ये रंग का भेदभाव मत आने दे, और लोग क्या कहते हैं उन बातों को तू अपने दिल पर मत लगाया कर। दोनों बातें ही कर रही होती हैं कि तभी वहाँ नागराज आ जाते हैं। तो दोनों बहनें उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए कहती हैं, प्रणाम पिताश्री। क्या बात है, तुम दोनों इतनी चिंतित क्यों हो? देखिए ना पिताजी, रवीक्षा फिर से काले रंग को लेकर मुझसे प्रश्न कर रही है। तुम्हारे रंग के पीछे की सच्चाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता पुत्री। रवीक्षा, इन व्यर्थ की बातों से अपना ध्यान हटाकर तुम्हें अपनी शक्तियों का विस्तार किस तरह से करना है, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। जी पिताश्री। मैं तुम दोनों को पृथ्वी लोक एक अति आवश्यक कार्य के लिए भेज रहा हूँ। पृथ्वी लोक जाकर तुम्हें नागलोक के गद्दार नाग विरूपाक्ष का पता लगाना है। क्या तुम दोनों इस कार्य को करने के लिए तत्पर हो? जी पिताश्री। तुम दोनों को केवल इसका पता लगाना है, आगे क्या करना है इसका फैसला मैं स्वयं करूंगा। इस कार्य के लिए तुम्हें पूर्णिमा के दिन पृथ्वी लोक पर जाना होगा। जी पिताश्री, हम अपना कार्य करके ही पृथ्वी लोक से वापस आएंगे। नागराज वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब रवीक्षा अकेली झरने पर स्नान करने जाती है तो देखती है कि नागलोक की अन्य नागिनें भी वहाँ पर होती हैं, जो उसके आते ही ताने मारते हुए कहती हैं, देखो सखियों, गोरी नागिन की काली बहन पधार रही है स्नान के लिए। वैसे कितने भी साफ पानी से स्नान कर लो, तुम्हारा ये काला रंग तो जाने से रहा। नागिन रोमिका, भले ही मेरा रंग काला है, लेकिन तुम तो दिल से काली हो। किसी को उसके रंग के लिए इस प्रकार अपमानित करना क्या शोभा देता है तुम्हें? तुम जैसी काली नागिन का नागराज की पुत्री होना भी शोभा नहीं देता रवीक्षा। अरे अपनी बहन को तो देखो, दूर से देखकर ही अंधेरे में रोशनी छा जाती है, और तुम तो इस नागलोक का घना अंधेरा लगती हो। अपनी जुबान को लगाम दो रोमिला, अन्यथा मैं कहीं क्रोध में आकर तुम्हें क्षति न पहुंचा दूं। तुम जैसी काली नागिन मुझे क्या क्षति पहुंचाएगी? वैसे मैंने सुना है तुम अपनी गोरी नागिन बहन के साथ पृथ्वी लोक जा रही हो। ऐसा है तो तुम्हें एक सूचना देती हूँ। पृथ्वी लोक पर एक केंद्र है जहाँ तुम जैसे काले लोगों का रूप निखारा जाता है। अब जब वहाँ जा ही रही हो तो एक दफा उस सुंदरता केंद्र में भी हो ही आना। इतना कहकर नागिन रोमिला और वहाँ मौजूद नागिनें जोर जोर से हंसने लगती हैं। तो रवीक्षा वहाँ से बिना स्नान किए ही लौट जाती है। समय बीतता है। पूर्णिमा के दिन दोनों बहनें नागराज के दिए कार्य को पूरा करने के लिए इंसानी रूप लेकर पृथ्वी लोक पहुँचती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, हमें उस गद्दार नाग का पता शीघ्र ही लगाकर नागलोक वापस लौटना होगा। हाँ मुझे ज्ञात है दीदी, लेकिन मुझे पृथ्वी पर एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसलिए आपको अकेले ही उस नाग का पता लगाना होगा। पर ऐसा क्या कार्य करना है? वो मैं आपको नागलोक जाते समय ही बताऊंगी। अभी आप जाइए। सुवीक्षा अपनी बहन से ज्यादा कुछ पूछे बिना ही अपने कार्य को पूरा करने के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। तो रवीक्षा अपना काला रूप निखारने के लिए पृथ्वी पर सुंदरता केंद्र की तलाश करने लगती है और एक ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना HD मेकअप करवाती है और साज श्रृंगार करती है, जिससे वो भी अपनी बहन की तरह कुछ हद तक गोरी दिखने लगती है। शाम होते ही जब सुवीक्षा अपना कार्य पूर्ण करके वहाँ लौटती है तो रवीक्षा को देखकर चौंक जाती है। तभी दोनों बहनें नागलोक वापस लौट आती हैं। कक्ष में जाकर रवीक्षा बार बार खुद को शीशे में देखकर बहुत प्रसन्न होती है। उसे इस तरह प्रसन्न देखकर सुवीक्षा उससे कोई सवाल नहीं पूछती, लेकिन वो मेकअप ज्यादा देर तक नहीं रहता और उसके उतरते ही रवीक्षा पहले जैसी ही काली नजर आने लगती है। समय बीतता है। नागलोक के एक विवाह समारोह में दोनों बहनें भी पहुंचती हैं और सभी की नजरें रवीक्षा की गोरी बहन सुवीक्षा पर टिक जाती हैं। आ गई दोनों काली गोरी नागिन बहनें। सुवीक्षा, मानना पड़ेगा, क्या सुंदर गोरा रंग पाया है तुमने। मुझे तो जलन सी होने लगती है। अरे रवीक्षा, तुम भी यही हो क्या? माफ करना, तुम पर नजर नहीं पड़ी। जब गोरी बहन आकर्षण बन जाए तब काली बहन की तरफ किस पागल की नजर जाएगी? मुंह बंद कर। सुरक्षा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। केवल कुछ समय के लिए मेरे से बात कर सकती हो? ठीक है। सुवीक्षा विराक्ष के साथ चली जाती है। अपने काले रंग के कारण रवीक्षा किसी के ना होने पर अपनी बहन का रूप धारण कर समारोह में घूमने लगती है, जिससे समारोह में आए सभी नाग उसे ही निहारने लगते हैं। तभी रोमिला की नजर सुवीक्षा के रूप धारण किए हुए रवीक्षा के शीशे में दिखाई दे रहे अक्स पर पड़ती है, तो ठीक रवीक्षा के पीछे होता है, जिसमें रवीक्षा का असली काला रूप दिखाई पड़ता है। तभी रोमिला सबके सामने रवीक्षा से कहती है,
बताओ, गोरी हो नहीं सकती इसलिए तुमने अपनी गोरी नागिन बहन का रूप धारण कर लिया है। ओहो, अपने इच्छाधारी होने का बहुत अच्छा फायदा उठा रही हो तुम रवीक्षा। ये सब दूर खड़ी सुवीक्षा भी देख रही होती है। तभी रवीक्षा अपने असली रूप में आकर सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। तभी उसकी बहन उसे वहाँ से लेकर गायब हो जाती है और सीधे नागराज के पास पहुँचती है। तो रवीक्षा रोते हुए नागराज से कहती है, पिताजी क्यों? मैं ही काली क्यों हुई? दीदी भी तो काली हो सकती थी ना। पुत्री, रंग रूप तो भोलेनाथ की देन है, किंतु तेरे मन की शांति के लिए मैं तुझे सच बताता हूँ, तुम नागरानी की नहीं बल्कि नागरानी की सगी बहन की पुत्री हो, जो कि एक काली नागिन थी। मरते वक्त तुम्हारी माँ को नागरानी ने वचन दिया था कि वो तुम्हें स्वयं की बेटी की तरह पालेंगी, जिस कारण नागरानी और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा और सुवीक्षा भी तुम्हें अपनी बहन मानती है। अर्थात मैं एक काली नागिन की संतान हूँ। दीदी मेरी सगी बहन नहीं है। पुत्री, सत्य चाहे जो हो, लेकिन तुम भी सुवीक्षा की तरह मेरी पुत्री हो, प्यारी पुत्री। ये सत्य है, ये जानकर तुम निराश ना हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया था। रवीक्षा, चाहे जो हो, तुम मेरी बहन थी, हो और रहोगी। मुझे मेरी बहन इसी रूप रंग में अति सुंदर और प्रिय है। इतना कहकर सुवीक्षा अपनी बहन को गले लगा लेती है, जिसके बाद से रवीक्षा को अपने काले होने से कोई शिकायत नहीं रहती।